प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको रोज डे पता है, दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको हग डे पता है, दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको टेडी डे पता है, प्रपोज डे और दुनिया भर के सारे दिन आपको याद है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस इंसान की प्राणों की आहुति की वजह से आप इतने स्वतंत्र हैं, इंसान के जीवन की आहुति की वजह से आप इतने इंटेलेक्चुअल बन पाते हैं, आप एसी के रूम में बैठ के ये बोल पाते हैं, वही लोग जो इस आज़ादी का इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो इसी देश में रहकर ये कहते हैं कि हम तो भाई 30 करोड़ हैं और हम इस देश की चिकन नेक को काटना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग जो इस देश की आज़ादी का इतना इस्तेमाल करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम तो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वहीं लोग जो इस देश की आज़ादी का इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां आज तक सेक रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने आपको ये आज़ादी दिलाई उसका नाम भी आपको नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि इस देश की पॉलिटिक्स इस तरीके की मोड़ लेके आई है आपके सामने, और उसने इतिहास को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि इस देश की आज़ादी सिर्फ एक परिवार को सौंप दी है। बाकी सारे जितने फ्रीडम फाइटर थे उनका नाम तक आपको नहीं पता, या फिर ये कहिए कि आपसे कहीं दूर उन सभी के नामों को कहीं ना कहीं जाके दफन कर दिया गया है। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है, जो इन्हीं सारे दिनों को याद रखते हैं, उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज वीर सावरकर जी का जन्मदिन है। 1883 में आज ही के दिन वो हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश में पैदा हुए थे। वहीं एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने पहली बार सबके सामने आकर एक ऐसा टर्म इस्तेमाल किया था जो आज भी लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो लोग उन्हें टेररिस्ट बुलाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पहली बार सबके सामने आकर ये कहा था कि हिंदुत्व शब्द का टर्म का जो इस्तेमाल है वो पहली बार उन्होंने ही सबके सामने किया था। दोस्तों वो पोइट्री भी करते थे, वो शायरी भी करते थे, वो बुक्स भी लिखते थे। उनकी शुरुआत पॉलिटिक्स की जो हुई थी वो एक अलग रूप में हुई थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को लेके एक पॉलिटिक्स करना शुरू की। दोस्तों उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत बाकियों से अलग थी। एक तरफ जहां लोग सत्य अहिंसा की बात करते थे, वहीं वो हिंदुत्व टर्म का इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। कुछ इसी चीज़ को देखते हुए उन्हें काला पानी की सजा हुई। जी हाँ, वहीं काला पानी जो अंडमान निकोबार में है, और वहीं जेल जो भारतीय इतिहास की सबसे ज़्यादा दर्दनाक जेल है। एक ऐसी जेल जहां हमारे और आप जैसे कोमल लोग एक भी दिन नहीं बिता सकते, एक भी दिन, मैं तो कहता हूँ एक घंटा भी नहीं बिता सकते। वो जेल ही इतनी दर्दनाक है। उस समय उस जेल का भय इतना था कि लोग उस जेल का नाम सुनते ही कांपने लगते थे। काला पानी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्लीज़ एक बार जाके गूगल पर ज़रूर सर्च करें कि काला पानी है क्या और वहाँ की सज़ा किस तरीके की होती थी। कहने का मतलब यह है कि 25-25 साल की 2 सज़ा उन्होंने पूरी की, और उस सज़ा में न सिर्फ उन्होंने ये सज़ा काटी बल्कि अपनी पोइट्री को एक नया रूप दिया। उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करके, काले काले पत्थरों का इस्तेमाल करके उन्हीं दीवालों पर अपनी 6000 कविताएं लिख दी। उसी कठिन समय में उन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी जो आगे चल के आज भी फेमस हैं, लेकिन आपको इन सब के बारे में नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि वीर सावरकर जी हिंदुत्व का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए कुछ लोग उन्हें टेररिस्ट मानते थे, कुछ लोग उन्हें एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं मानते थे, और ना आज तक उन्हें किसी बड़े भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस देश में जो पॉलिटिक्स पार्टियों ने राज किया, इस देश में जो लिबरल्स लोगों ने राज किया, इस देश में जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने बात किया, जिनको आज़ादी उनके रूप में मिली है, लेकिन वो इस आज़ादी का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते हैं। कहने का मतलब ये, कुछ ऐसे लिब्रांडो पत्रकार, कुछ ऐसे बड़े बड़े लिबरल्स जो ये कहते हैं कि वो तो एक टेररिस्ट थे, उनका इस देश को आज़ाद कराने में कोई योगदान नहीं था। कुछ वो लोग जो कहते हैं इसी देश में रहकर वो ये कहते हैं कि इस देश में आज़ादी कम हो रही है और हमें इस देश के टुकड़े कर देने चाहिए, वो ये सारी बातें खुलेआम इस देश में आज़ादी के रूप में कहते हैं, क्योंकि वो आज़ादी इन्हीं जैसे महान लोगों ने दिलाई है, इन्हीं जैसे महान लोगों ने दिलाई है। क्योंकि हमारे इतिहास की जो पढ़ाई है, उस इतिहास की पढ़ाई में सिर्फ एक ही नारा आपके कानों तक पहुंच पाया है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सत्य और अहिंसा ही सिर्फ काम आई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इस देश को आज़ाद कराने में सिर्फ वही नारा काम नहीं आया था। इस देश को आज़ाद कराने में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा काम आया था। इस देश में हिंदू हिंद और हिंदुस्तान नहीं बनेगा पाकिस्तान का भी नारा काम में आया था। ये नारा उस समय आया था जब वीर सावरकर जी को गांधी जी के खून से बरी कर दिया गया था, क्योंकि उनका कोई हाथ नहीं पाया गया था, और गोडसे जी और बाकी लोगों को जब फांसी की सजा सुना दी गई थी, उसके बाद कुछ लोग उनके पैरों पर गिरकर ये नारा दिए थे कि उन लोगों ने ये नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कभी ना होगा पाकिस्तान।
दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो ये ज़रूर पाया जाता है कहीं ना कहीं कि अगर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर शायद गांधी जी, अगर शायद नेहरू जी थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद पाकिस्तान का जन्म ही ना होता। लेकिन पॉलिटिक्स और अपना नाम सबसे आगे रखने के लिए ये भी कभी कभी सामने बातें आती हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काले इतिहास हैं जो हमारे और आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, कुछ ऐसी काली बातें हैं जो हमारे और आपसे बहुत दूर रखी जाती हैं, क्योंकि हम अपने देश को आज़ाद मानते हैं और इतना आज़ाद मानते हैं कि उस देश में रहने वाले लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े तक करने की बात करते हैं। इसी देश में रहने वाले लोग इसी देश के राष्ट्रगान को बुरा भला कहते हैं, और आप जैसे संवेदनशील लोग कुछ भी नहीं करते। आप जैसे संवेदनशील लोग उन्हीं वीडियोस को शेयर करते हैं, उन्हीं वीडियोस को लाइक करते हैं। आप इतने संवेदनशील हैं कि इसी देश में भगवान श्री राम के मंदिर बनने में इतना समय लग गया। आप ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, ये सुन लेते हैं कि भगवान श्री राम तो इस देश में थे ही नहीं, वो तो एक काल्पनिक कथा है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इतने संवेदनशील बनते रहेंगे तब तक ऐसी सारी घटनाएं होती रहेंगी। जब तक आप इतने संवेदनशील बनते रहेंगे तब तक कोई ना कोई आपकी इसी संवेदना का इस्तेमाल करता रहेगा अपने एजेंडे के लिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप जिस दिन ये काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन इंटेलेक्चुअल्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। उस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। वीर सावरकर जी के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें पता चली होंगी, और अगर आपको कभी समय मिले तो हु इज़ हिंदुत्व, जो वीर सावरकर जी ने किताब लिखी है, उस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति, देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी।